नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर और कर्नल मयंक चौबे जी, आपके सुपरिचित। और आज का विषय है वैसे तो हमने पूर्व निर्धारित विषय जो है वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में रखा था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के जो अलग-अलग पहलू हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग आरंभ करने से थोड़ा पहले और ढाका में एक ट्राइब्यूनल ने एक बम विस्फोट किया है जिसमें शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उसके बारे में भी फिर बाद में बात करेंगे। तो डॉक्टर वैद, जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर से गए हुए जो अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं उनके द्वारा भारत में बम ब्लास्ट किया जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले 11 वर्ष से एक लगभग एक लल जैसा था। जी, और बिल्कुल। ये जो लेटेस्ट केस जो हुआ है वो भी बॉच्ड अप भी लगता है, क्योंकि प्लानिंग शायद देर की थी और उनको पैनिक में जल्दी करना पड़ गया। और उसके बाद फिर फॉलो अप में एक एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो श्रीनगर में हो गया। जी। तो आपका क्या इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार संजय जी, नमस्कार कर्नल मयंक एंड ऑल जो व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है एक बहुत ही डीप रूटेड प्लानिंग और कंस्पिरेसी थी, जिस तरह से इसको प्लान किया गया और इसमें पूरे व्हाइट कॉलर डॉक्टरों को इस्तेमाल इस मॉड्यूल में किया गया और किस तरह से उनको रेडिकलाइज करके इस काम को अंजाम लाने में पाकिस्तान की जो हैंडलर हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो जिस तरह से इसका पूरे मॉड्यूल का जो पता चला वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल था इसमें। जी हाँ। और कहाँ एक पोस्टर लगाने वाली चीज से इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल को पूरा निकाल खो बना, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एटीएस of UP police, then Haryana police, then Delhi, and all central agencies also, the intelligence. I obviously इसमें आईबी की इन्वॉल्वमेंट उनकी, वो बेचारे बैकग्राउंड में रहते हैं, उनका नाम नहीं आता है। आई नो, हैविंग वर्कड विद ऑल ऑफ देम, उन कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी का और बाकियों का। तो ये सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आई नो पर्सनली द ऑफिसर्स हु डिड इट, मैं उनके नाम क्या लूंगा, लेकिन एसएसपी श्रीनगर जो चक्रवर्ती हैं और जो एडीजी सीआई इंटेलिजेंस हैं हमारे जेएंडके में, नीतीश कुमार, बहुत पिविटल, और उनके साथ जो भी टीम थी सब ने बहुत बढ़िया काम किया। एक ऐसा मुद्दा है जिसको नॉर्मली आदमी इग्नोर भी कर सकता था कि पोस्टर लगाया है, 4 थप्पड़ मारे, थोड़ा बहुत उसके खिलाफ जो भी केस कूस करना है उस पर आदमी निग्लेक्ट कर सकता था। बट वी मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से जेल की पुलिस ने प्रोफेशनली काम किया और इस इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल को खोद निकाला। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक अप्रिशिएशन की, प्रोफेशनल वर्क की अप्रिशिएशन हमें करनी चाहिए। उसके बाद काम जो बाकी एजेंसीज थी उनका भी बहुत बढ़िया रोल रहा है, लेकिन इसमें जो रिकवरी हुई है वो स्टार्टलिंग थी। मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये एक्सप्लोजिव और आर्म्स मिलता है, और इसको आप जिस तरह की इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने जो एनिवर्सरी 6 दिसंबर को पड़ती है डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, उसमें इनका प्लान था, और समवेयर 30-32 कारें और सेकंड हैंड व्हीकल खरीद कर इन्होंने पूरे कंट्री को दहलाना था, इंक्लूडिंग अयोध्या एंड दिल्ली। बट देन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कुछ लोग इनके हाथ से निकल गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो डॉक्टर उमर, जो
सुसाइड बॉम्बर बना, वो इनके उस वक़्त शिकंजे में नहीं आया और वो निकल गया। तो वो ही वाज़ आउट ऑफ द ड्रैगनेट आई थिंक। उम, अ, उसमें जब हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने की फरीदाबाद में, तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दबाजी, बिकॉज़ जनरली प्रोफ़ेशनल वर्क में ये होता है कि जब तक सारे अक्यूज़्ड काबू में ना आ जाएँ, यू जनरली डोंट कम आउट टू द पब्लिक डोमेन। तो कोशिश ये होती है कि सारी सबकी जो लोग पकड़े हैं, उनमें जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो रिकवरीज़ हैं, उनके इंटेरोगेशन से सबका पूरा अपने काबू में लेके एंड देन यू शुड गो पब इन द पब्लिक डोमेन, जो भी प्रेस करनी है। मुझे लगा उस वक़्त एज़ ए हंच मुझे लगा कि थोड़ी जल्दबाज़ी हो गई। एनीवे उसी जिस दिन ये होता है उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को डॉक्टर उमर जब वो देखता है कि सब कुछ मेरे एसोसिएट पकड़े गए, आउट हो गया, सब उसको पता तो लग गया था। किस तरह से उसने आकर क्या एक तो इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसने जो जगह चुनी, जहाँ से प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं पूरे देश को, रेड फोर्ट इज़ आइकॉनिक प्लेस, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। तो उसका इरादा ये था कि एक मैसेज जाएगा। दूसरा, समय जो चुना, इवनिंग आवर्स, द पीक आवर्स, और 3 घंटे एज़ पर सीसीटीवी फुटेज वो वहाँ पहले मस्जिद में जाता है, उसके बाद पार्किंग लॉट में रहता है एंड ऑब्वियसली उसका जो मोबाइल है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, वो अभी मिला नहीं है। पॉसिबिलिटी है डैमेज हो सकता है ब्लास्ट में, या उसके पास 2 थे, दूसरा किधर है, वो किसी को दिया है। तो कोशिश ये है, आई एम श्योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनटीआरओ कैन ट्रैक डाउन वो किससे बात कर रहा था, वाज ही इन टच विद हिज हैंडलर, क्या वो हैंडलर उसको निर्देश दे रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। और कहीं कई बार हैंडलर, हालांकि वो बहुत रेडिकली, मैंने जो सुना है अपने कुलीग से कि बहुत रेडिकल माइंड का था, तालिबान माइंड का था वो। और वो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी स्टेटमेंट दे रहे कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में लड़के लड़कियों को साथ बैठने नहीं देता था। तो मतलब इस तरह का रेडिकल माइंड था, जबकि कोई 5वीं के बच्चे तो नहीं है वो, दे आर, अगर डॉक्टर्स में मेल फीमेल का क्या फर्क होता है कल को, मैं इफ आई गो टू हॉस्पिटल तो लेडी डॉक्टर हो या मेल डॉक्टर हो, हमारी बहुत सारी, तो उसमें इनफैक्ट डॉक्टर से आप कुछ नहीं छुपाते। तो ये इस माइंड का था और इसका जो सोच थी वो पूरी तालिबानाइज थी और वो पूरा रेडिकल आदमी था। और जिस तरह से जो स्टेटमेंट वहाँ के स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, उससे लगता है कि किस तरह का इसका बिहेवियर था, दैट इज वेरी वेरी। दूसरा, क्या उसके बावजूद भी हैंडलर इसको जो भी ये ब्लास्ट चाहता था वो ट्राई कर रहा था इसको कि कहीं कहीं मौत के डर से निकलना है, तो इसको मोटिवेट कर रहा था। ये सारा डिटेल आएगी जब इसकी कॉल डिटेल्स पे और किससे कांटेक्ट में था। दूसरा मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ये वेरी वेल प्लान्ड है, इट इज नॉट जस्ट कि इट हैपेंड। बहुत, मुझे लगता है महीनों की, सालों की मेहनत है इसमें, ये कोई अब्रप्टली नहीं हुआ है। और जब से इसमें आसिम मुनीर को एनकरेजमेंट मिली है डोनाल्ड ट्रंप, और लंच जब आर्मी चीफ वो करता है और वो सारा कुछ करता रहता है पाकिस्तान का, और उसको पता है चाइना भी मेरे, तो ही थॉट दिस इज द टाइम टू हिट बैक इंडिया, और मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। तो लेकिन ही डिड नॉट वांट एनी ट्रेसेस लीडिंग टू पाकिस्तान। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में लोकल डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, लोकल मैन पावर का और लोकल रिसोर्सेज का। जिस तरह इट इज अनलाइक मुंबई अटैक, मुंबई में आपने पाकिस्तानी टेररिस्ट, ट्रेन टेररिस्ट भेजे, हथियार पाकिस्तान से आए, इस तरह के जब भी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए उसमें ज्यादातर एग्जीक्यूशन जो होती थी वो पाकिस्तानी टेरर। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही डिड नॉट वांट इट टू बी ट्रैक डाउन टू पाकिस्तान, वो कोई ट्रेसेस नहीं रखना चाहता था। तो मुझे लगता है ये आईएसआई का जो, हालांकि
वी ऑल नो ये जैश ए मोहम्मद का पोस्टर ही पहले शुरुआत ही जैश ए मोहम्मद से हुई है, और किसी तरह उसका जैश ए मोहम्मद क्या है, क्रिएशन ऑफ आईएसआई, आईएसआई मींस पाकिस्तान आर्मी, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ट्रैक इट डाउन, एंड आई एम श्योर एजेंसीज मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट। लेकिन ये इनकी तरफ से एक सिनिस्टर डिजाइन कोशिश थी कि हमारे तक वो ना पहुंचे, ये जो लाइन है, ये ट्रैकिंग है, जो हमारे तक ना पहुंचे, ये मुझे लगता है। बट देन इसमें जिस तरह के और स्टार्टलिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, एक डॉक्टर मुजफ्फर हैं, वो अफगानिस्तान में बैठ के इसमें नॉट ओनली मैनी नॉर्दर्न स्टेट्स आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग यूपी, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बट मल्टीनेशनल रेमिफिकेशन है इसमें। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, बट लुक एट टर्की फिगरिंग, लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, Afghanistan figuring, Bangladesh figuring. So it is multinational मॉड्यूल। तो मुझे लगता है इट्स ए ह्यूज चैलेंज। जिस तरह की प्लानिंग थी, आपने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवॉइड कर दी है, बट देन वी वर स्टक विद द दिल्ली ब्लास्ट, और उसमें भी लॉस्ट सो मेनी पीपल। और दूसरी घटना जो इंसिडेंटल, हमारे नलिन प्रभात जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दिल्ली से या जहां से भी वो सामान लाए थे, वो एक्सप्लोजिव को उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा था, और वहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ उसमें वो हादसा हो गया, और बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ्स, 8-9 लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे जख्मी हो गए। हालांकि उनमें से उसमें मेरा ये मानना है, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा था कि हम जनरली होता है कि इस तरह का डेंजरस मटेरियल जो है उसको कोर्ट की परमिशन लेके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या अगर रखना भी हो उसको सेफ जगह रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता। ये मेरा मानना है, आई एम श्योर कर्नल साहब भी इसमें एग्री करते हैं। तो मैं इनफैक्ट इनको सजेस्ट कर रहा, जिन्होंने कश्मीर देखा है, हमने तो सारी उम्र नौकरी वहां की है, वहां पास में एक जेवन आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स है, वहां बिल्डिंग खाली मिल जाती, वहां रख सकते इंस्टेड ऑफ इन द पुलिस स्टेशन। दिस इज व्हाट हैपन। तो अब वो जो लोग सैंपलिंग कर रहे थे, उसमें से कोई सरवाइव तो रहा नहीं, वो सारे ही मारे गए हैं। तो आप किससे पूछिएगा कि क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन पॉसिबिलिटी लगती है कि जो मेरा गेस वर्क है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप एफएसएल टीम वहां थी, वहां फोटोग्राफर था, वहां रेवेन्यू मजिस्ट्रेट थे और पुलिस ऑफिसर थे, वो सैंपलिंग कर रहे थे। तो कई बार आप सैंपल को सील करते हैं, सैंपल्स आर सील, तो उसमें आप पॉसिबिलिटी है आग से आप सील करते हो, कहीं मुझे लगता है गलती ये हो चुकी है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है फोटोग्राफर था वहां, फोटोग्राफर फ्लैश फ्लैश यूज करता है, क्या फ्लैश ट्रिगर कर सकता है मुझे नहीं मालूम, एक्सपर्ट्स विल टेल। बट क्या वो एक डेटोनेटर का ट्रिगर बन सकता है क्या, लेट द एक्सपर्ट्स कंक्लूड। इसी तरह पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेररिस्ट ने ये बनाई हो, आईडीज बनाई, और वो साली उस सारे लगे, और जो जो पूरा सामान था उसमें, वो क्योंकि टेररिस्ट ने सिर्फ मटेरियल नहीं, उन्होंने आईडीज भी बनाई, क्या लाइव आईडी थी जो ट्रिगर हो गई और फट गई। ये मेरा, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है दीज आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ नौगाम में जो हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वी लॉस्ट सो मेनी पीपल। हमारे एक बहुत अच्छे टीम जो है, अच्छे अफसरों की, चाहे वो पुलिस की थी, एफएसएल की थी, फोटोग्राफर थी, रेवेन्यू के लोग थे, बहुत अच्छी टीम बेचारी, वी लॉस्ट देम एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी सीरियसली इंजर्ड। तो एक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और दिल्ली का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है, उसमें वी लॉस्ट सो मेनी, बट आई थिंक एनआईए हैज टेकन इट द इन्वेस्टिगेशन वेरी वेल। और आपका ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्या स्कैंडल है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से दिल्ली, खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में इस तरह का जो, इट्स नॉट ए यूनिवर्सिटी बट इट्स ए टेरर हब, ये आप टेरर फैक्ट्री है साली, और आप उसको क्या क्या दे रहे हो,
72 एकड़ जमीन फ्री में दे दो, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए अब ओनर का, नैक की एक्रेडिशन नहीं है उसमें। आप कैसे कोर्सेज चला सकते हो नैक की एक्रेडिशन? यूजीसी अब जागता है कि एफआईआर लगाता है, क्या यूजीसी के अप्रूवल के बगैर आप कोई यूनिवर्सिटी चला सकते हो? आई डाउट। और इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं है। तो इंडिया, मुझे याद है हमारे जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज जम्मू का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जब कोर्स चलाना था, तो जब तक इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं आया, वी कुड नॉट रन द कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस अल फला यूनिवर्सिटी को किसने ये सब कुछ बनाया था? एंड व्हाट एवर आवर एजेंसीज डूइंग, आई रियली वंडर। हम अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। इनको मैं समझता हूँ इन सबको इसमें को अक्यूज बनाना चाहिए अल्फला यूनिवर्सिटी में। व्हाई, व्हाट वर दे डूइंग? किस तरह का, अरे एवरीवन मस्ट बी मेड अकाउंटेबल। जी नमस्कार। हाँ जी। कर्नल चौबे, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सर मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो वैद सर से काफी मिलता जुलता है। मेरा उसमें एक एडिशन और था कि उस समय जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत होती है, जब ये रात के 11:20 पर ये हादसा हुआ था नौगांव वाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोकल हो, कोई वहां का बंदा है, वो कांगड़ी लेकर घुस गया वहां पर, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो कांगड़ी कितना कारगर असर करेगी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक रिपोर्ट मैंने ये पढ़ी, एक रिपोर्ट ये पढ़ी कि साहब के उस एरिया में जहाँ पे वो सैंपलिंग ले रहे थे, वहां उन्होंने हेलोजन से लाइटिंग कर रखी थी, उसको लाइट हाँ, अप ये रखा भी था। पॉसिबल है जी। तो और उसकी कहीं पर वजह वो से भी वो गर्म शॉर्ट हो गया। सर्किट उसमें हुआ। कई सारे ये कह रहे हैं कि साहब कुछ अनस्टेबल चीजें भी थी उस एक्सप्लोजिव्स में, कोई टीएटीपी की बात आ रही है। आई डोंट नो, आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, अभी इस समय तो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई नहीं है। जो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो क्रेटर का साइज, उसका शेप, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव्स देख के निकाल लेते हैं कि अमूमन उसमें क्या एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि जो बर्न रेसिड्यू होता है वो भी काफी टेलटेल साइन देता है अपना। फिलहाल के लिए नॉन टेक्निकल लोगों के लिए इतना काफी है कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि इसमें क्या रहा होगा। हाँ, ट्रिगर क्या था उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसा कि वैद सर ने बताया कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ सबोटाज अगर है, तो जो सैबोटियर होगा वो भी नहीं बचा होगा इसके अंदर, क्योंकि उसने भी इसको अगर प्रॉक्सिमिटी से हैंडल किया है, तो 300 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट का काफी होता है एक सब्सटेंशियल ब्लास्ट को करने के लिए। वही है प्रोसीजर, थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड दे कीप इट इन द कंपाउंड। जब डीजी साहब ने बोला था अपने प्रेसर में कि हमने उसको फरीदाबाद से शिफ्ट किया है, तो मेरा तुरंत ध्यान गया था कि 29 मार्च 1994 को बदामी बाग कैंटोनमेंट में एक सिमिलर घटना हुई थी, जहां पर कंफिस्केटेड एक्सप्लोसिव जो थे वो दे वेंट ऑफ, और उसमें वी लॉस्ट 1 जनरल ऑफिसर एंड 14 अदर ऑफिसर्स एंड मेन। तो उस चीज से फौज ने तुरंत सबक लिया, और हम जितने भी वहां पर कंफिस्केट करते थे उसको इन सीटू डिस्ट्रॉय करते थे, उसकी इन्वेंट्री या फर्द बनाते थे, और उसको फिर कोर्ट में पब्लिश करते थे। अब उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए वी यूज्ड टू वीडियोग्राफ एंड टेक फोटोग्राफ्स, और लोकल्स का उसमें साइन लेके हमने उसकी प्रूफ करके अपने आप को रख लिया था कि हम हैजर्डस गुड्स को हाथ लगाएंगे नहीं, वहीं पर इन सीटू डिस्ट्रॉय करेंगे, और हम ये डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पब्लिश कर देंगे। तो मुझे ये लगा था कि हम लोग पुलिस के साथ में इतना शाना बशाना काम करते हैं, इन टैंडम काम करते हैं, तो आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, इतनी बड़ी स्लिप अप कैसे हो सकती है। सो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस। वो मैं वैद सर के साथ में शेयर किया है अभी। तो कहने वाली बात थी कि दिस वाज इन माय व्यू एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट प्रेशियस लाइव्स एंड वी लॉस्ट वेरी गुड पुलिसमैन, जो कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो उनके बारे में कहा जा रहा है, जो ट्रिब्यूट्स आ रहे, ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स। सो आई कैन जस्ट से दैट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड इन नौगांव। अभी इसमें मेरे पास में खबर आई है कि इनका 6 जगह करने का प्लान था धमाके, हाँ, जैसा वो कि वैसे D6 मिशन बता रहे हैं, D6 D6 मिशन। हाँ जी, जी, और D6 मिशन बोल रहे हैं और उसको। वो मदर सर्जन है, पता नहीं क्या नाम दिया उनको, मैडम सर्जन, जो एक लेडी हाँ, पकड़ी शाहीन इन्होंने। शाहीन हाँ, शाहीन शहीद। तो शी इज शाहीन शहीद। नेम्ड एज मैडम सर्जन। सर्जन क्या दुर्जन से भी बुरे हैं सर ये।
सर्जन की क्या बात कर रहे हैं ये? तो इसमें कोई जो 6 टारगेट बताए गए हैं, उसमें बताते हैं कि इनमें से मार्च 2022 में इनके मॉड्यूल के लोग जो थे वो टर्की जाके आए। जी। वहाँ पे इनके कोई आईएसआई के हैंडलर कोई अबू उकासा था, उससे इन्होंने भेंट हुई है। मुलाकात की और फिर वहाँ से आगे बातें बढ़ी हैं और उसमें क्या-क्या हुआ, क्या कोई ट्रेनिंग्स भी हुई या कोई खाली ट्रेनिंग्स हुई और कोई लिंकअप हुए, उसके बारे में तो विशेष खुलासा नहीं है। अब कतर का नाम भी उछला है वैसे इसके अंदर। जी, कतर का भी है। तो कर्नल चौबे ये बताएँ ना आपकी ये जो पाकिस्तान में जो तरह-तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? पाकिस्तान तो अननोन अननोन गनमैन करते रहते हैं सर ये तो। कुछ अननोन गनमैन करते हैं, कुछ नोन लोग हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है बलोच जो हैं उन्होंने सीधा-सीधा तौर पे ये बोला है कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। और हुँ, अ, उसमें उन्होंने साफ एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से आसिम मुनीर की टोन वही हुई है, जो कि 22 अप्रैल की घटना से पहले थी। तो थोड़ा-सा अपने आप को दिखाना कि हम बहुत मार्शल हैं, हम लड़ाके हैं और अपने आप को एक तरीके से मुस्लिम कैटेगरी में डालकर फिर लोगों को एक्सहॉर्ट करना कि भई हम जो हैं इनविंसिबल हैं। तो ये सेम टोन जो है वही दिख रही है जो कि 22 अप्रैल से पहले हमें दिखाई दी थी। सो दैट इज़ हाउ पीपल आर कंक्लूडिंग कि इस समय उनकी टोन वही है। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास में 10 दिन तक लड़ने का सामान रहता है। 10 दिन के बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई बीच बचाव करने आ ही जाएगा। तो किसी तरीके से 10 दिन निकालने का उनका इरादा रहता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार वो 10 दिन निकाल पाएँगे। क्योंकि संजय जी इस बार आप अगर नोटिस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव चल रहा है, सबसे पहला बयान आया था जनरल द्विवेदी का 3 ऑफ अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे और इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर में जैसे अपने आप को रिस्ट्रेन किया था, वो रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। ये उन्होंने गंगानगर में कहा था। तो आर्मी चीफ जो होते हैं, कभी ऐसे बयान देते नहीं हैं। अगर खुल के ये बात कही है, तो इसका मतलब कि ही हैज़ बीन एम्पावर्ड टू से सच अ थिंग। बिकॉज़ जनरली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस की बात को मान के चलती हैं। जी। अपनी तरफ से कोई भी ऐसे बयान देते नहीं हैं। सो अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट जनरल द्विवेदी ने दिया है, दैट मीन्स कि ही हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू से दैट। एंड द गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर्ड हिम, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की सोच भी इस तरफ चल रही है, ईदर टू एक्ट और टू मेक इट नोन टू द पब्लिक कि हमारा इरादा इस समय ये है। और इसी के साथ-साथ पीछे-पीछे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी बयान आ गया था। सो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि हम जो हैं तैयार बैठे हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है, वो शायद बदल सकती है। और मेरा मानना ये है कि आपको ध्यान होगा पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो 20 एम्बुलेंसेस जो कि 3 अक्टूबर के जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था अफ़गानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में, कि हम उनको 20 एम्बुलेंसेस दे रहे हैं, तो 20 एम्बुलेंस लगता है मुझे वो बाय रोड ही जाएँगी, बाय एयर जाने की नौबत नहीं आएगी। जी, संजय जी। जी। और मुझे लग रहा है कि जो पूरा जो सिनेरियो है, जो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो है, वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अभी-अभी जब हम लोग बैठे थे, उसके पहले ये समाचार आया था कि शेख हसीना को वहाँ एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनाया गया और उस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सज़ा दे दी। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने ब भारत से कहा है कि शेख हसीना को तुरंत हैंडओवर करें। या डॉक्टर वैद। यस सर, ऐसा है कि मियाँ यूनुस गुल तो खिलाएंगे ही। और जिस तरह की उनका ताजपोशी हुई थी और उनको बैठाया गया था कुर्सी पे, तो वो तो शेख हसीना के पीछे पड़ना ही था और ये ट्रिब्यूनल से ऑर्डर करवा दिया। अब मेरे ख्याल इसके बाद वो भारत के पीछे पड़ेंगे कि चूंकि कन्विक्ट हो गई हैं तो आप एक्स्ट्राडाइट करिए। और भारत को ट्राइंग टू पुट इन ए कॉर्नर, लेकिन वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। और इस तरह
without giving her opportunity to defend her, आप सजाए मौत दे देते हैं। मैं समझता हूँ ये टोटली अनफेयर है, और इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी बांग्लादेश में, डेवलपमेंट्स विल हैव टू बी, आई थिंक, वॉच्ड वेरी केयरफुली। और मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आगे होने वाली हैं। और उन्होंने तो फरवरी में इलेक्शन भी अनाउंस की है, जिसमें शायद शेख हसीना की पार्टी को बैन किया है, और पीएनपी पार्टिसिपेट करती है कि नहीं करती है, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कहीं वो वन साइडेड ही इलेक्शन ना हो, और अगर हुई तो, और उससे पहले अगर कुछ हो गया तो तख्ता पलट गया, तो यूनुस मियाँ पहले रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी डाउटफुल है। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट्स आर वेरी वेरी कीनली बीइंग वॉच्ड। और ये डेवलपमेंट जो आज हुई है, इसका ये एक्सपेक्टेड लाइन में थी। मुझे लगता है इसका उम्मीद सभी को थी कि ये इस तरह की जजमेंट आएगी। और देखते हैं हाउ डज आवर गवर्नमेंट नाउ रिस्पॉन्ड्स। इंटरनेशनली भी रिएक्शन आएगा इस पे। देखती है कैसे यूएस और चाइना, दे मस्ट बी कीनली वाचिंग, दे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। पाकिस्तान का तो हम समझते हैं, और जिस तरह की पाकिस्तान के साथ आजकल बांग्लादेश की जो दोस्ती हो रही है, आपने देखा आईएसआई की टीम आई पीछे, वो जनरल क्या नाम था उनका, जनरल मिर्जा वहाँ आए थे, जिनको नक्शा दिया गया भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को काट के। वो मिस्टर यूनुस मियाँ का वैसे भी वो बड़ी फेवरेट टॉपिक है। यही इसी बात पे तो उन्होंने चाइना में भी स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश ही सब कुछ है इन नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स के लिए। तो उनका स्टेटमेंट वो पूरा वायरल हुआ था पूरे दुनिया में। तो मुझे लगता है वो जो इनके दैट इंडिकेट्स कि इनके इरादे क्या हैं। आई एम श्योर आर जो हमारी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, दे मस्ट बी very very keenly watching how यूनुस गवर्नमेंट बेसिकली is making moves। तो उसको काउंटर करने के लिए डेफिनेटली हमारी तरफ से स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन यस, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स नीड टू बी कीनली वॉच्ड। आज का जो अनाउंसमेंट हुआ है डेथ सेंटेंस का, ये पूरी दुनिया इस पे रिएक्ट करेगी, देखते हैं। और भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसमें। आई थिंक इंडिया विल टेक ए वेरी कंसिडर्ड स्टैंड ऑन दिस। जी जी कर्नल चौबे, वैसे देख रहा हूँ कि बांग्लादेश का भी जो है वो बांग्लादेश की घेरेबंदी भारतीय सेना ने आरंभ कर दी। 3 गैरिसन्स वहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। एक किशनगंज में है, एक चोपड़ा में है, और एक आपके कूच बिहार जिले में है। तो इन 3 गैरिसन्स के आने के बाद और ये जानकारी होने के बाद कि हमारे काफ़ी कुछ ऑपरेशंस वहाँ चल रहे हैं, तो उसके बावजूद बांग्लादेश इस तरह की हिमाकत कर रहा है, आखिरकार क्या चाहता है? क्योंकि जो वो जिस तरह का जो लेवल ऑफ प्रोटेस्ट और वायलेंस आपने देखे, तो मुझे तो लगता है कि ये दिस इज अ राइट मोमेंट फॉर अनदर मुक्ति बाहिनी काइंड ऑफ थिंग। देखिए संजय जी, इस समय हालात जो हैं बांग्लादेश के वो ऐसे हैं कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, और मेरे ख्याल से ऊपर भी उनके कुछ छत इस समय नहीं देती दिखाई है। इस समय जिस तरीके से भारत ने अपने आप को उस एरिया में पोजीशन किया है, आपको पता होगा कि वहां पर एक कोर जो है वो रेज की गई है। कोर जो है वो एक अपने आप में सब्सटैंशियल नंबर्स की होती है। हमारे बांग्लादेश की जो ईस्टर्न साइड थी वहां पर भी डिप्लॉयमेंट थी। हमारा बांग्लादेश के थोड़ा वेस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट कम था। उसको रेज करके एक कोर स्ट्रेंथ दे दिया गया है। हालांकि वो कोर स्ट्रेंथ देखती है चाइना की तरफ, लेकिन पोजिशनिंग ऑफ ट्रूप्स वहां पर इतनी है कि बांग्लादेश को ऐसे बयान जो उन्होंने दिए थे वो देने नहीं चाहिए थे। वो हरकत जो कर रहे हैं, देखिए हर कंट्री अपनी सोवरेनिटी को शो करता है
कि हमारी कितनी ताकत है। तो मैं इस तरह बांग्लादेश को दोष तो नहीं दूंगा, बेशक हाँ, हंसना जरूर चाहूंगा उनकी हरकतों पर। बांग्लादेश के हमेशा से बयान ऐसे रहे, एक्शन ऐसे रहे हैं कि भारत को चिढ़ाने के, और हर कंट्री जो है अपने आप को ऐसे ही हेज करता है। पहले भी ये करते रहे हैं कि भारत के साथ में अगर कोई बात होती है तो इमीडिएटली चाइना जो है उसका एक ऑफर देगा, और बांग्लादेश चाइना की तरफ जाएगा तो फिर भारत एक उसको काउंटर ऑफर देगा। तो बांग्लादेश हमेशा से ये खेल खेलता रहा है, ये मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। अब इस समय उन्होंने क्या किया है कि बड़ा ब्रेजनली पाकिस्तान को गले लगाया है। अब पाकिस्तान को उन्होंने अभी तक टोटली माफ नहीं किया बांग्लादेश के लोगों ने, और इनकेस अगर बांग्लादेश के लोग माफ कर देते हैं तो मैं तो कहूंगा उनका दर्जा जो है ना वो भगवान से थोड़ा ही नीचे होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं उनके साथ में, अगर आप उसको माफ कर देते हैं तो फिर आपका तो खैर भगवान ही मालिक है, कि आपकी बुद्धि को क्या हो गया है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ में बैठना है, एक तरीके से भारत को चिढ़ाने वाली बात आती है। नंबर 2 बात, पाकिस्तान की जो साउथ एशिया में पोजीशनिंग है वो ऐसी स्ट्रांग नहीं है कि वो और कंट्रीज की मदद करता है। तो उसने जो कराची पोर्ट ऑफर किया है वो एक विजुअल इम्पैक्ट के लिए है कि देखिए हम जो है एक कंट्री बांग्लादेश, उसकी हम यहाँ पर मदद करना चाहते हैं। तो अपने आप को वो एक साउथ एशिया का छोटा मोटा लीडर पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसकी साख जो है वो वर्ल्ड सिनेरियो में थोड़ी सी सुधरे। भारत को चिढ़ाना तो उसका एम है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग जो है वो उसकी एक जगह बनाने का प्रयास है। अब हर एक को मालूम है कि कराची पोर्ट कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिवली वहां से बांग्लादेश के लिए वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। नंबर 2 बात, जैसे कि वैद सर ने बताया कि जनरल मिर्जा का दौरा हुआ था वहां पर, और जनरल मिर्जा का दौरा जो था वो वाकई में पाकिस्तान और बांग्लादेश को दौरा पड़ने के बराबर था। क्योंकि उनका ये स्टेप जो है, ये भारत जो है वो बड़ा पॉजिटिवली नहीं लेता है उसको। और स्पेशली जब उनका विजिट होता है चिकन नेक की तरफ, पाकिस्तान की एक टीम लैंड करती है और वो चिकन नेक की तरफ जाके एरिया का सर्वे करके आना की कोशिश करती है, और जनरल मिर्जा को वो कॉफी टेबल बुक भेंट की जाती है जिसमें वो सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा होता है। तो बांग्लादेश वालों ने मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला था नहीं, ये तो ये खाली आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ये बांग्लादेश का, एक्चुअल में बेशक नक्शा ना हो। तो ये आर्टिस्ट, मैंने बोला अगर भारत वालों ने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश जो है वो बेचारा कहीं रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट जो हैं बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं वो। और आर्टिस्ट न सिर्फ पेपर पर आर्ट बनाएंगे, ग्राउंड पर भी आर्ट बनाने में सक्षम है। सो ये मेरी डिस्कशन हुआ था अपने बांग्लादेशी एक फ्रेंड के साथ में। सो ही हैड नथिंग मोर टू से। लेकिन इस समय जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो डेवलपमेंट जो है दे आर वर्थ ऑब्जर्विंग। अभी जैसे आपने बताया कि आईसीटी, मजे की बात यह है कि आईसीटी में इंटरनेशनल नाम की कोई चीज नहीं थी उसके अंदर। वो तो खुद शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश अवामी लीग का रिबटल मेरे सामने है, जो उन्होंने लिखा है आईसीटी के ऊपर, कि वो जो थी पूरी की पूरी एक सोची समझी साजिश है, एंड द वर्ड विच हैव यूज्ड इज मर्डरस अटेम्प्ट। तो कोई भी किसी ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट को मर्डरस अटेम्प्ट नहीं कहता, और उसमें बोला गया है कि इंटेंट जो है वो डॉक्टर यूनुस और उनके मिनिस्टर्स की ऐसी है, मर्डरस है। मतलब वर्ड्स आर वेरी chosen and very strong words have been used by her. She has also gone on to say कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटीज एंड हिंदूज इंक्लूडिंग हिंदूज के ऊपर बहुत कहर बर्पा कर रही है, और अपने आप को उन्होंने साफ किया है कि जो गोलियां चलाई थी स्टूडेंट्स के ऊपर वो इनकी पार्टी ने नहीं चलाई थी। इंसिडेंटली ये बेसिस कहां से बनती है कि एक इंटरनेशनल सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट जो थी वो शाया हुई थी, और ह्यूमन राइट्स का जो उन्होंने टाइम फ्रेम रखा था वो रखा था 15 अगस्त तक। 5 तारीख को शेख हसीना अपनी गद्दी छोड़ती हैं, 15 तारीख को ये रिपोर्ट जो है इसका टाइम फ्रेम कंक्लूड हो जाता है। अच्छा, उसमें ये वो गोलियां जो चलाई गई थी स्टूडेंट्स के ऊपर उसका जिक्र नहीं आता है। तो इसका रिबटल जो है वो बांग्लादेश अवामी लीग करती है, और उन बुलेट्स के फोटोग्राफ शाया करती है जो कि स्नाइपर बुलेट्स है, और जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर की गई थी। आपको ध्यान होगा संजय जी, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में हेडशॉट्स लिए गए स्नाइपर द्वारा। अब बांग्लादेश अवामी लीग ने उसकी फोटो, उसके कार्टन के डब्बे वगैरह सब वहां पर पब्लिश कर दिए। 450 पौने 500 पेज की वो रिपोर्ट है। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, किस तरीके से उन्होंने रिबटल किया है उस पूरी की पूरी
ह्यूमन राइट्स की सो कॉल्ड रिपोर्ट का। अब जैसे कि आपने बताया इन्होंने कि डिक्लेयर किया है कि शेख हसीना वाजेद जो हैं वो क्रिमिनल हैं और उनको मौत की सजा देनी चाहिए। उसको वो बेसिस बना रहे हैं उनकी एक्स्ट्रेडिशन की भारत से। एंड देखिए, चीन जैसा देश था, उसने बड़ा जोर लगा लिया कि दलाई लामा को वापस करो और वापस आने दो। जब भारत ने चीन तक की नहीं सुनी और हमने उनसे युद्ध करने का निर्णय ले लिया, तो आगे मैं क्या कहूँ? बांग्लादेश की कोई स्टैंडिंग है नहीं इस समय और ना ही उसका लोकस स्टैंडाई है इस केस के ऊपर। So this will not be going down very well with the Indian diplomacy also. तो आई विल वेट कि इस समय जो बांग्लादेश म्यांमार डिवीजन है एमईए की वो क्या बयान देती है अपना, बट इट बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि हम भी जहां तक मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है इसमें आपने जो जिसके खिलाफ आपने वो ट्राइब्यूनल बैठा है उसको आपने रिप्रेजेंट करने का मौका तो दिया ही नहीं है। आपने एक तरफा केस चलाया, निर्णय लिया और निर्णय को सुना दिया। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वील वेट कि एमईए इस पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जी संजय जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो देखने वाली बात है ही। डॉक्टर वैद, आपने तो जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तानी एक्टिविटीज अपने पीक पे देखी है और इस समय लोगों का कहना है कि साहब कि ये बड़ी सबड्यूड है, लेकिन जो ये तथाकथित जो ओवरग्राउंड वर्कर है, कोई मेरे लेफ्टिनेंट जनरल पांडे से वार्तालाप हुई थी, उनका कहना है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर कुछ नहीं होता। देयर आर हार्डकोर टेररिस्ट एंड देयर आर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। व्हाट वुड यू से? I agree with General Saab. They are hardcore and they are white collar, absolutely. And कुछ लोग बेसिकली कुछ लोग डायरेक्टली टेररिज्म में होते हैं, बाकी लोग उनकी मदद करते हैं। अगर मैं किसी को घर में पनाह दे रहा हूँ या उसका पिस्टल पहुंचा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए किसी के लिए, या उसको ग्रेनेड पहुंचा रहा हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ उसके कार्डर्स को पहुंचा दूसरी जगह छुपाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने में गाड़ी देता हूँ, आई एम एज मच लायबल एज दैट टेररिस्ट। तो यू आर फैसिलिटेटिंग अटैक, आईडी बनाने में मदद कर रहे हो, तो आप क्या टेररिस्ट नहीं हो? तो मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्या ओवरग्राउंड वर्कर, दीज आर ऑल बड़ी दोज हु आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द टेरर इंसिडेंट्स। या तो आप टेररिस्टों के साथ हो या आप नहीं हो। तो इसमें ओवरग्राउंड वर्कर वाली बात चलती है इसमें जनरल डिस्कशन में, बट एनीबडी हेल्पिंग अ टेररिस्ट इज आल्सो अ टेररिस्ट। बिल्कुल सही। इफ यू आर helping him to either execute an attack on the security forces or police or any execution, किसी की killing में, किसी वेपन का ट्रांसपोर्ट में, किसी के उनके कार्डर्स को ट्रांसपोर्ट करने में, फॉर एग्जांपल जिन्होंने पहलगाम किया उनको जो पनाह देता है वो एज मच ही इज एज मच गिल्टी एज द टेररिस्ट। तो उनको बख्शने का सवाल ही नहीं है। दे शुड बी बड़ी ट्रीटेड द वे टेररिस्ट आर ट्रीटेड। यस सर। तो कर्नल चौबे, अगर कोई नई वाहिनी क्रिएट होती है तो इस बार कितना टाइम लगेगा? संजय जी, अगर क्रिएट हो भी गई होगी तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है और मैं कह भी नहीं पाऊंगा। तो ये सब मैं तो चीजें जो हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ केवल। आपके आपके प्रश्न आपकी तरह शरारती होते हैं संजय जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। और आपके बैचमेट बैठे हैं वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि ऐसी बात है। तो 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 नहीं, इसमें कोई देर शरारत नहीं, तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। जी, जी, मैं जानता हूँ। मैं अब तो पहले तो मैं आपको केवल स्क्रीन पर देखता था, अब तो प्रत्यक्ष मिलकर आया हूँ आपसे।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इस समय देखिए, वैद सर इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि आपके कथन ही नहीं, आप स्वयं भी उतने ही शरारती हैं जितने कि आपके कथन होते हैं। देखिए सर ये भी हंस रहे हैं इस लीजिए, समय अब बैठ ये के। जी। आपको तो मेरे डिफेंस में आना पड़ेगा। देखिए, आप बैचमेट हैं सर, बताइए इनके, संजय जी के कथन ही नहीं, इनके जो चाल चलन है वो भी शरारती है। ये और लीजिए। देखिए, ये हंसना जो था इस सब बात को गवाही दे गया। संजय जी आप गिर चुके हैं अच्छी तरीके से। तो ये तो अगर ये तो ये ये तो हमारे ऊपर लांछन हो गया, लांछन, तोहमत इत्यादि इत्यादि। नहीं, नहीं। सर हम 2 हैं, हम लोग क्या है, सिक्योरिटी अमला है पूरा का पूरा। एक फौज से संबंध रखता है और एक पुलिस सर्विस से। और हमारी ये मजाल नहीं कि हम किसी ब्यूरोक्रेसी पे उँगली उठा सकें। बिल्कुल हम नहीं। केवल हम केवल करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ी-सी शरारती हो रही है, केवल। और वो चाहती है कि डिफेंस फोर्सेस को एक कोने में लगाया जाए और उनसे कुछ उगलवाया जाए। सही है। तो सर ऐसी बात है देखिए, कि मैं तो आपसे केवल एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था। जी, 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 जी। मैं आपकी हाइपोथेसिस को थ्योरी में परिवर्तित कदापि नहीं करूँगा। आपकी हाइपोथेसिस अच्छा। हाइपोथेसिस ही रहेगी। पर मेरा मानना ये है कि हर देश अपनी संप्रभुता की अच्छा, रक्षा चलिए मैं करने इसको के लिए। थोड़ा-सा डिफरेंट से कर देता हूँ जी, जी, जी। कि मैं अपनी तरफ से नहीं पूछता, लेकिन जी, एक हमारे, दर्शक ने पूछा है। नहीं, नहीं, दर्शक ने नहीं साहब, हमारे असम के मुख्यमंत्री जी हैं, वो असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भई बांग्लादेश ज़्यादा नाटक करेगा तो उसकी 2 चिकन नेक हैं, हाँ। और वो दोनों चिकन नेक जो हैं वो हम मरोड़ने की क्षमता रखते हैं। जी, जी, जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन हैं। तो वो हर एक चीज़ को एक के साथ 2, मतलब कि बोगो ऑफर जैसे चलता है ना, कि अगर जैसे बांग्लादेश ने 1 नेक ऑफर की, तो वो तुरंत उन्होंने उसको बोगो में कन्वर्ट करके सीधा बोल दिया कि 2 नेक उनकी मरोड़ देंगे। और देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा साहब जो हैं अपने स्टेटमेंट बड़े नाप-तोल के देते हैं, आप ये सोच के रखिए। आपको ध्यान होगा, एक बार म्यांमार में एक एक्शन नहीं हुआ था। आप और हम एक डिस्कस कर रहे थे संजय जी, कि बांग्लादेश में कोई एक्शन नहीं हुआ था। और उस एक्शन के लिए हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने एक ट्वीट किया कि इस एक्शन के पीछे असम पुलिस का कोई हाथ नहीं है। तो तो मैं कहता हूँ कि वो भी लगता है आपके संपर्क में आने के बाद में आपका गुण उनमें आ गया है, तो वो थोड़ी बहुत शरारत अपने ट्वीट में कर देते हैं। तो उन्होंने ध्यान से चिकन ने अरे एक था, साहब, उन्होंने बोला। उनके एक मंत्री ने तो पूरा वो गोभी का खेत जो है वो डाल दिया, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है कि साहब कि ये गोभी का खेत, उसके पीछे एक हिस्ट्री है गोभी के खेत की। सर देखिए, गोभी भैया भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा खेल खेलती है। कई लोगों को कृषक बना देती है वो, कई लोगों को खेत में ले जाती है। गोभी को गोभी रहने दें, उसका पकौड़े इस समय बड़े अच्छे बनते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। गोभी को वैसे एन्जॉय किया गया है, खेत की बात ना की जाए, ना ही गमलों की बात की जाए जहाँ गोभी उगाई जाती है और आदमी कृषक बन जाता है। मैं आज आपकी किसी बात में आने वाला हूँ नहीं वैसे। अरे साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो कैसे चलेगा? पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर देश। अच्छा, चलिए, और ये यही पूछ लेते हैं आपसे ना हम। जी, आप तो ऑर्डिनेंस में थे, तो आपने एक्सप्लोजिव्स बहुत हैंडल किए होंगे, तो जरा जी। पब्लिक को बताएं कि आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट में क्या अंतर है? अरे सर, ये आपने मेरे दिल की बात छू ली। कहाँ से शुरू करूँ? नेवर एंडिंग टॉपिक है। 2 अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार के एक्सप्लोसिव हैं। एक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो सिविल एंड यूज़ वाला एक्सप्लोसिव है, जो कि लो एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में आता है। उसकी ब्रिसेंस, जो उसकी पावर ऑफ डेटोनेशन है, वो बहुत कम होती है। मैं फिगर्स पे नहीं जाऊँगा। और आरडीएक्स की जो होती है वो हाई होती है। तो आरडीएक्स को हम हाई एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में रखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को बेचारे को हम थोड़ा-सा नीचे का तबका देते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइज़र में एंड में यूज़ होता है, तो एग्रोकेमिकल के रूप में चल जाता है। आरडीएक्स जो है वो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। और नेचुरली उसका शैटरिंग इफेक्ट जो होता है आरडीएक्स का, वो अमोनियम नाइट्रेट से कई गुना ज़्यादा होता है। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में बहुत हद तक स्टेबल है। और बल्कि आप अगर किसी भी ऐसे आरडीएक्स का या टीएनटी का अगर आप स्लैब लेंगे और उसमें आप गोली भी मार देंगे तो भी वो फटेगा नहीं, क्योंकि उसको हुँ। एक पर्टिकुलर डेटोनेटिंग वेव की आवश्यकता पड़ती है। और
उसमें जैसे टीएनटी को अगर हम स्लैब को चलाते हैं तो ना सिर्फ डेटोनेटर, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी लगाना पड़ता है जो कि डेटोनेटिंग वेव को एम्पलीफाई करता है। डेटोनेटर से वो एम्पलीफाई करता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जो है उसको एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड करता है। तो अपने आप में ये केमिकल्स बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन चूंकि ये बने हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनकी सेंसिटिविटी में आता है। हर केमिकल में फर्क आता है। आपको ध्यान होगा, जैसे दवाइयां अगर बनती तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, तो दवाई जो है वो उस डेट के बाद में वैसा बिहेव नहीं करती जैसा कि उसको करना चाहिए। एक्सप्लोसिव्स की भी यही परिभाषा है। और कई एक्सप्लोसिव जो होते हैं स्टोरेज के बाद में अपने कंटेनर से रिएक्ट करते हैं और ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो बाकी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन एक्सप्लोसिव जो है ये मान के चलिए केमिकल है, और केमिकल जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी के साथ चलता है और अपने कंटेनर के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, और किस प्रकार से वो केमिकल बिहेव करेगा ओवर द स्टोरेज ये रिटन है कि किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी लाइफ क्या होगी। पर दोनों में बहुत फर्क है। अमोनियम नाइट्रेट को हम जनरली मिक्स करते हैं फ्यूल ऑयल के साथ में, अगर आप उसको इंसेंडरी इफेक्ट लेना होता है, एएनएफओ बोलते हैं उसको, जो कि दिल्ली ब्लास्ट में मुझे देखने को मिल रहा था। अभी तक तो खैर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में वो ये था कि इट वाज अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल मिक्सचर, जिस प्रकार से वहां पर इंसेंडरी इफेक्ट देखने को मिला था। और ब्लास्ट जो था वो आया था आपके अमोनियम नाइट्रेट से। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक ऑक्सीडाइजर है, और फ्यूल ऑयल जो है वो फ्यूल का काम करता है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप कन्फाइन करके रखेंगे, उसको डेटोनेट करेंगे, तो भी अच्छा खासा धमाका दे सकता है। इसी के साथ ये प्रसारण ही समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं हम संजय जी की। एक और साहब हम देख रहे हैं जरा, शेख अब्दुल्ला सॉरी शेख फारूक हसीना। अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती, वो बड़ी चिंतित है कि साहब के बड़े सारे इनोसेंट्स जो हैं उनके घर पे रेड हो रही है, उनको राउंड अप किया जा रहा है। मेरे से पूछा? जी देखिए संजय जी, ऐसा है, मैंने इसमें टीवी इंटरव्यूज में भी बोला है, कोई अगर मेरा बेटा कोई क्राइम करता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं है, पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो मेरे घर में आएगी, सर्च करेगी, मेरे बेटे का डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, क्या मैं उससे टच में हूँ, क्या मैं उसको फाइनेंस कर रहा हूँ, क्या मैं मेरी नॉलेज में था वो क्या कर रहा है, अच्छा मेरा डीएनए सैंपल उससे मैच करता है नहीं करता। दिस इज द प्रोटोकॉल फॉलोड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें ये रोना की इनोसेंट के साथ ये हुआ, मुझे नहीं लगता ये सही है। बाकी जो एक बोगी खड़ी की जा रही कि कश्मीरियों को हर बार प्रूव करना पड़ता है अपनी भारतीयता, ऐसा नहीं है। फिर वो डॉक्टर शाहिना तो लखनऊ की है, वो नहीं अरेस्ट हुई क्या? या आज आप कल आपने अनंतनाग में एक हरियाणा की लड़की प्रियंका को पकड़ा, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया। तो इसमें सिर्फ कश्मीरी करना मुझे नहीं लगता ये सही है। जो भी इस देश में कानून को वायलेट करता है, क्राइम करता है, या इस तरह का टेरर इंसिडेंट करेगा, वो उसकी जो मर्जी कास्ट हो, जो मर्जी उसका रिलीजन हो, जहां का भी रहने वाला हो, एज लॉन्ग एज ही इज living in India, he will be taken to for interrogation, and searches will be conducted and he will face the law. तो इसमें मुझे नहीं लगता ये जो कहा जा रहा है कि हमको हर बार प्रूव करना पड़ता है अपनी लॉयल्टी, और ये गलत बात है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर वैद को और कर्नल चौबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।